बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ दिन से चाह रहा था कि ज़रा तहरीक इंसाफ के हवाले से तो आपसे गपशप की जाए और मैं देखना ये चाहता कि इस वक्त पीछे क्या सोच रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है किसी भी सियासी जमात का पर को जितना टफ टाइम दिया जा सकता है या जितने मुश्किल हालात उसके ऊपर आ सकते हैं, वो तमाम मुश्किल हालात इस वक्त एक सियासी जमात के ऊपर मौजूद हैं। तो ज़ुबान ज़द-ए-आम इस वक़्त ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ उस वक़्त तक जो है वो जब तक उसको बैन नहीं कर दिया जाता, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे में तहरीक-ए-इंसाफ क्या सोच रही है और क्या उम्मीदें हैं उसकी कि क्या वाक़ई कुछ ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस हों और तहरीक-ए-इंसाफ भी उसमें हिस्सा ले रही हो? हम तो एक तो शुक्रिया आपका बहुत-बहुत असद साहब, वेरी gracious of you to have invited me, and it's a pleasure being on your program. हम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, हम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसमें हिस्सा लेंगे। इलेक्शंस को तो हमने फोरफीट नहीं करना। हालात के जबर का जिक्र आपने भी कर दिया है। अल्फाज नहीं मेरे पास कि उसको डिस्क्राइब किया जा सके। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 4 मार्शल लॉज देखे हुए हैं उम्र के कॉन्टेक्स्ट में। हम आज से पहले हमेशा कहा करते थे कि जनरल ज़िया का मार्शल लॉ जो था वो सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन था, सबसे ज़्यादा सख्त था, लेकिन वो जनरल ज़िया का मार्शल लॉ हम भूल गए हैं, क्योंकि जो पिछले 15 माह में पीटीआई के ऊपर इस हुकूमत ने, इन मुजरिमीन की हुकूमत ने कर दिया है, वो अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में ना दस्तूर की कोई अहमियत है, इस मुल्क में ना इंस्टीट्यूशंस की कोई अहमियत है। ये ब्लेटेंटली और पब्लिकली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई किया है, ब्लेटेंटली एंड पब्लिकली इन्होंने जुडिशरी को डिफाई किया है। बाकी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रियासत के पिलर्स हैं, इनके हैंडमेडन्स हैं, इनके वर्चुअली ज़र खरीद गुलामों की तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए तो है, लेकिन ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। जिस तरीके से रियासत को हाईजैक किया गया है इस मुजरिमीन के टोले के हाथों, वो बहुत दूरस्त नताइज जो हैं, इसके डैमेजिंग असरात इसके ऊपर होंगे। आपके जो वो रियासत थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच रही है। रियासत समझ रही है कि नहीं, चीजें बेहतर हो रही हैं, रियासत समझ रही है कि मामला कंट्रोल में है, और रियासत समझ रही है कि वो हालात जिसमें इमरान खान के हवाले मुल्क कर दिया जाए वो ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान एक ऑप्शन ही नहीं हो सकता, और उस यानी सबसे खतरनाक ऑप्शन इमरान खान है, उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो उससे कम से कम बेहतर है। तो जब रियासत तो इस तरह सोच रही है, आपके मुख्तलिफ सोचने से क्या फर्क पड़ता है? अफराद की सोच रियासत की सोच नहीं होती है। अफराद, चंद मुजरमीन का ग्रोह जो है वो रियासत को मेरे हिसाब से रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। रियासत एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। दूसरी बात है कि अगर ये फील करते हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं असद साहब, तो फिर ये इलेक्शंस में क्यों नहीं जा रहे? कर लेना, रियासत इलेक्शंस कर लें। और अगर ये इस खौफ से, जो कि मैं बार बार अपनी तहरीरों में लिख रहा हूँ, इस खौफ से इलेक्शन नहीं कर रहे कि इनको खौफ है, डर है कि इमरान खान जो है वो जीत जाएगा, जो कि एक हकीकत है, वो जीत जाएगा और बिग मार्जिन से जीतेंगे खान साहब, तो फिर ये इन्होंने क्या हालात बेहतर किए इनके कॉन्टेक्स्ट में? हालात की बेहतरी मैं इनके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान कोई ऑप्शन नहीं है और उसको ऑप्शन के तौर के ऊपर हमने नहीं रहने देना, तो फिर आज 15 माह के बाद भी अगर खान पहले से ज्यादा पॉपुलर है, तो इसमें इनकी सक्सेस कहाँ है? आज 65 रेटिंग से बढ़ के 80s में रेटिंग गई हुई है खान साहब की। क्यों ये? और हर किस्म का लोगों को इन्होंने तोड़वाया, लोग चले गए पार्टी से, बैन किया हुआ है, खान साहब की तस्वीर नहीं आ सकती, खान साहब के कोई नाम नहीं लिखा जा सकता, उनके जो पार्टी के सीनियर अरकान हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आने के ऊपर मेरे ऊपर बैन है, सारा कुछ है। तो ये सब कुछ है, अगर कर लिया इन्होंने ये सब हथकंडे, अपने फाशिस्ट हथकंडे, बारबैरिक एंड ब्रूटल हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, आपका ये कहना कि वो कहते हैं कि जी हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हालात तो बेहतर नहीं हो रहे, उस कॉन्टेक्स्ट में हालात तो और ख़राब हो रहे हैं। अगर खान साहब ज़्यादा पॉपुलर हैं तो फिर इनके लिए तो वो और हालात ख़राब हैं। दूसरा कि क्या कोई इनके पास कोई प्रॉस्पेक्ट है कि आइंदा 6 महीने, साल गुजारने के बाद भी हालात इनके कॉन्टेक्स्ट में बेहतर हो सकेंगे? मुझे तो नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं उसके ऊपर के जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, जो कि आपके पहले सवाल का हिस्सा था एक्चुअली। हम ज़रा मूव ऑन कर गए थे उसके ऊपर।
मैं फील करता हूं कि जो इनकी स्ट्रैटेजी थी वो खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की थी, पॉलिटिकली एलिमिनेट करने की थी। आज भी वही स्ट्रैटेजी है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई है। खान साहब को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने में ये नाकाम रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिकल मेथड्स इस्तेमाल किए, नाकाम रहे। इन्होंने फिजिकल मेथड्स, इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट की, नाकाम रहे। आज खान साहब के ऊपर थर्ड फेज है कि उनको इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी मुकदमे में, और उनको डिस्क्वालीफाई करने या उनकी पार्टी के ऊपर कुछ सुकम लगाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इसमें भी नाकाम रहेंगे, ये इसमें भी नाकाम रहेंगे। तो इलेक्शंस, यस, एग्रीड कि ओपन डिफाइंस में है। 14 मई को इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए इन्होंने। केपी में इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए। ओपन डिफाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस हालात में, देखिए। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ कि ये कहते हैं कि जी हम कामयाब रहे हैं, बेहतर हालात है। मेरे हिसाब से बहुत से डायरेक्शन से प्रेशर जो है इनके ऊपर बढ़ रहा है। IMF का जो रवैया है आपके सामने है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो यूरोपियन यूनियन के सफीर की जो स्पीच थी यहाँ, जो उन्होंने कहा है, जो जो कुछ कहा है, वो भी सबके सामने है। मुझे इसका भी एहसास है, इसका भी इल्म है कि कुछ और मगरबी ममालिक के जो वफूद है वो भी आए हैं यहाँ। उन्होंने भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हैं। तो असद साहब, मुझे तो किसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हालात बेहतर नहीं लग रहे। हाँ, तो सर, हमारी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो बढ़ रही है। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमने खान के वोट का तावीज बना के जेब में रख लिया है और जिस दिन इलेक्शन होगा डब्बे में डाल देंगे। लेकिन मेरा फिर आपसे सवाल है, ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं नरोज साहब। देखें, अगर इमरान खान को नाहिल करके जेल में डाल दिया जाता है और आपकी पार्टी का जिसको टिकट आप देते हैं, फर्ज कीजिए चले पार्टी बैन नहीं होती, लेकिन जिसको आप टिकट देते हैं उसका कारोबार पर थ्रेट किया जाता है, उसको उठा के जेल में डाला जाता है कि जी तुमने टिकट क्यों लिया। उसके बच्चों, बीवी और उस तरह के जो घर में जो है वो पुलिस के छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कौन आपका टिकट लेना चाहेगा? ग्राउंड पर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी कैसे? फिर कौन होगा जो कहेगा कि हाँ ठीक है, आप मान लिया कि खंबे को भी इलेक्शन देते हैं, मगर खंबा भी राजी तो हो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए। 297 सीट्स के ऊपर पंजाब में हमने टिकट्स अलॉट कर दी थी, जी ठीक है जी। जी 42 लोगों ने उसमें से इनकार किया है, और वो भी ऑन द क्वाइट हमसे राब्ते में है। 297 माइनस 42, 255 कैंडिडेट्स मौजूद हैं, डटे हुए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो लोग जो के पीछे हटे हैं, उनके हमें पैगामात आए हैं कि जी वो भी मुश्किलात की वजह से पीछे हटे हैं, लेकिन वो अभी भी पीटीआई के साथ है। केपी में जितने कैंडिडेट हैं वो सीटें ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा लोग जो है वो लाइन में और लगे हुए हैं। कराची और सिंध में अभी तक इतना काम नहीं हुआ। कराची में तो हमारे पास कैंडिडेट्स है, सिंध में अभी तक हमने अलॉट नहीं किया। तो देखिए हमारे लोग, हाँ, जो लोग गए हैं, मैं जाती तौर के ऊपर उसको कचरा कहता हूं। पार्टी से कचरा साफ हुआ है। ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी किसी ज्वाइन करने के बाद अपने मफादात के लिए काम करते हैं और वो पार्टी के लिए काम, तो वो निकला है। इसी वजह से जो पार्टी इमर्ज कर रही है। सर, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, इनके बारे में तो आप ये कचरा नहीं कह सकते, कचरा साफ हुआ। जो तो पार्टी छोड़ के गया है, जिन हालात में छोड़ के गया, फ्रैंकली ये सब इलेक्टेबल्स थे। परवेज खटक भी अपने आप को इलेक्टेबल कहता था। देखिए, असद उमर की जो थोड़ी सी जरा डेफिनेशन मुख्तलिफ आ जाएगी, बाकी तमाम वो इलेक्टेबल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पार्टी में आए थे। ये पार्टी खेलते हैं ये लोग, और आ जाते हैं जिस वक्त उनको पता चलता है कि ये पार्टी जो है ये ऑन दी असेंडेंट है, तो वहां शामिल हो जाते हैं, फिर चूहों की तरह ये जहाज से छलांग लगा देते हैं फ्रैंकली। सो मैं फील करता हूं कि आज पीटीआई जो है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग इसलिए है कि अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स की तरफ वापस गई है। आज पीटीआई में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है, आपको नजर आएगी, ग्रेजुअली नजर आएगी, वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड लीडरशिप है पीटीआई की। उसमें कोई इलेक्टेबल आपको नजर नहीं आएगा। तो मैं फील करता हूं कि वो बस सर्कमस्टांसेस ने ये काम कर दिए, और ये लोग जो हैं ये पार्टी से आजाद निकल गए हैं, पार्टी इनसे आजाद हो गई है, पार्टी इनसे क्लेंस हो गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए और पीटीआई के फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए पीटीआई में बहुत ज्यादा कारआमद होगा। साहब, ये बताएं कि अगर इलेक्शन अगले 3 महीने में होते हैं और सिनेरियो नंबर 2 के इलेक्शन 1 साल में होते हैं, तहरीक इंसाफ को किस में ज्यादा फायदा है, फौरी इलेक्शंस में या 1 साल के बाद? क्योंकि एक आपकी जमात में शायद राय ये भी है
कि अगर एक साल गुजर जाता है तो चीजें शायद कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएं वक्त गुजरने के साथ साथ। 9 मई का वाकया ज़ाहिर है लोगों के दिलों से आहिस्ता आहिस्ता फिर महव होने लगेगा, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो क्या सूट करता है पीटीआई को, फौरी इलेक्शन या 1 साल बाद? पीटीआई को कल इलेक्शन कर लें जी, हम तैयार हैं। 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। लग ये रहा है कि उसको डिले करेंगे क्योंकि ये खौफ से इनकी कांपे जो है वो टांग रही हैं, टांगे कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं, जो कुछ भी है वो नहीं करवाना चाहते। लाइक डिले भी कर लें। देखिए 15 महीने के अरसे में इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? 15 महीने जो गुजर गए, इनकी एक्सपेक्टेशन दी थी कि हम पीटीआई को खत्म कर देंगे पॉलिटिकली, हम खान साहब को पॉलिटिकली खत्म कर देंगे। खान साहब खत्म होने की बजाय अपनी पॉपुलैरिटी के एपेक्स के ऊपर बैठे हुए हैं। आज 80s में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है। तो अगले भी 15 महीने और गुजार लीजिए अगर ये गुजारना ही चाहते हैं। हाँ, 15 महीने के बाद इनका अपना वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। फाशिज्म के ऊपर, बारबैरिटी के ऊपर, ब्रूटैलिटी के ऊपर हुकूमतें कायम नहीं रह सकती हैं। प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जाएगा। ये 3 महीने में इलेक्शन नहीं कराएंगे, इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बढ़ेगा। आज ये मसला जो है सिर्फ पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक कन्फाइंड नहीं है, ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल चुका हुआ है। जो मुझे कुछ मालूमात हैं कि कहां कहां से प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है। इलेक्शन वो बैरोमीटर है जिसकी जिसकी जिससे जिसकी वसातत से इस हुकूमत के आगे का जो कायम रहना जो है उसके बारे में फैसले किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा देर तक इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। कोशिश हो रही है इनकी कि ये एक ऐसी इंटरम गवर्नमेंट बनाए और उसको फिर इकोनॉमी को एक प्रीटेक्स्ट बनाकर ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ले 6 महीने की या साल की। ये डेफिनेटली है, इनके एजेंडा में शामिल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी इसको एक्सिक्यूट करना इतना आसान नहीं है जितना ये समझते हैं। और पॉपुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी आपको कह दिया कि खान अप्रैल 2022 से आज ज्यादा पॉपुलर हैं। और 1 साल के बाद अगर ये इलेक्शन 1 साल तक डिले करते हैं तो आज से 1 साल के बाद जो है खान इससे भी ज्यादा पॉपुलर होगा। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि पिछले 1 साल में मैं अगर पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2 ऐसे वाकयात इस 1 साल में, वैसे तो खैर पिछले 2022 में अगर हम जाएं तो और भी चीजों पर बात की जा सकती है, लेकिन 2 ऐसे मौके थे जिस पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पार्टी के अंदर भी और एनालिस्ट में भी, कि अगर तो ये जो अभी मुज़ाकरात का मामला बातचीत चल रही थी, एक वक्त आया कि पीटीआई ने कह दिया कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनिशिएट किया था, 2-3 राउंड हुए, अच्छे राउंड हुए थे, बुरे नहीं थे कुछ, अगरचे वो 25-30 दिनों का फर्क था। एक ख्याल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ इंगेज रहती और इंगेज रखती हुकूमत को तो आज इलेक्शन मिल जाते, चलें अब वो वक्त तो आ ही गया है। दूसरा ये कि वो जो असम्बलियां तोड़ी थी वो ना तोड़ी होती तो आज ये 9 मई ना होता और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। और ये गिरफ्तारियां, ये लोगों को जेलों में डालना, परवेज इलाही भी जेल में यही सोचते होंगे कि यार मैं अगर आज वज़ीर आला होता अगर ये ना हुआ होता तो क्या इमरान खान साहब सोचते हैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में कि ये 2 चीजें ना करता मैं तो, या चले पहला कर लिया था तो दूसरा ना करता तो बेहतर होता? देखिए इनका एजेंडा जो था वो वही था जो कि पंजाब और केपी की असेंबली जो है हमारे डिसॉल्व करने के बाद हुआ है। इनका एजेंडा जो था हमें ख़त्म करना था, हमारी हुकूमतों को ख़त्म करना था। हाँ, अगर हमने पंजाब में को डिसॉल्व ना किया होता तो इन्होंने उसी तरीके से जैसे इन्होंने आज़ाद कश्मीर की असेंबली ख़त्म की है, उसी तरीके से जैसे इन्होंने अब गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ख़त्म की है, इन्होंने हमें ख़त्म करना ही करना था। क्योंकि एजेंडा जो था, एजेंडा आइटम थी कि पीटीआई को आपने पोलिटिकली एलिमिनेट करना है, खान साहब को पोलिटिकली एलिमिनेट करना है। सो मेरा नहीं ख्याल कि उसका वन वे और दी अदर कोई फ़ायदा पड़ता। लेकिन सिमल्टेनियसली असद साहब, मेरी हमेशा ये राय रही है और मैं बड़ा ब्लंटली इसको एक्सप्रेस भी करता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए डायलॉग जो है उससे अहमियत, उससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ होती नहीं है। तो हमें एंगेज रहना चाहिए। हम एंगेज रहना चाहते थे और रहना चाहते हैं। खान साहब ने तो एक कमेटी भी तश्कील दे दी हुई है कि जी आपको जो भी हमारे साथ बातचीत करना चाहे हम तैयार हैं, हमारे साथ बात कीजिए। ये और बात है कि चूंकि वो अपने एजेंडे में नाकाम है, चूंकि वो अपना एजेंडा जो है अभी तक वो फुलफिल नहीं कर सके, खान साहब को और पीटीआई को पोलिटिकली एलिमिनेट करने का, इसलिए वो डायलॉग में इंटरेस्टेड उतने नहीं है। जो आपने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की वसातत से जो डायलॉग हुआ था, हमने उसमें पूरी लचक दिखाई थी। देखिए इनकी कंटेंशन थी कि जो इलेक्शंस हैं वो सारे मुल्क में एक ही दिन होने चाहिए। हमने वो कंसीड कर दिया था, आपको याद होगा हमने कंसीड किया था। हमने कहा था कि जी असेंबली की डिसोल्यूशन जो है उसको एडवांस कर दीजिए, इलेक्शन आप बेशक 3 महीने के बाद ही कराइए। लेकिन ये बिल्कुल उसके ऊपर रिजिड थे और नहीं फ्लेक्सिबिलिटी किसी किस्म की इन्होंने शो की थी। कंसिक्वेंटली डायलॉग नाकाम हुआ था, उसमें वजह हमारी नहीं थी और हम तब से अभी तैयार बैठे हुए हैं, डायलॉग करना चाहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में डायलॉग करना चाहिए। डायलॉग जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एंगेज रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन कंट्री दैट वी लिव इन।
अच्छा राव साहब, खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये आलमी सतह के लीडर हैं और दुनिया में उनकी बहुत 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 पॉपुलैरिटी दुनिया में भी है और बड़े उनके रवाबित भी रहे हैं। लेकिन जब से ये तहरीक इंसाफ के साथ ये मामला हुए हैं, बार-बार चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि देखें जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आलमी इदारों को भी पुकार रहे हैं। लेकिन कोई ना इमरान खान की मदद के लिए आया है, ना हुकूमत के ऊपर किसी ने दबाव डाला है। और इन केस के अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, जिसके इम्कानात नज़र आते हैं जल्द या बदेर, तो क्या आपको तवक्को है कि कोई दोस्त मुल्क का कोई सरबराह आएगा और आकर कहेगा कि जी आपने गलत किया है, चलिए आप याद होगा आपको नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब उठा के ले गया था जब परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूक किया था, उनको जेल में डाल दिया था। तो ऐसा आपको कोई इम्कान नज़र आता है कि दोस्त मुल्क का सरबराह मदद को आएगा? और अब तक क्यों नहीं देखिए, आया? ये दो माइंडसेट्स की आप बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ का माइंडसेट जो है एक भगौड़े का माइंडसेट है। वो हमेशा जब भी इक्तदार से हटा है तो वो मुल्क से भाग गया है। वो इस वक्त एक एब्सकॉन्डर के तौर के ऊपर लंदन में रह रहा है। उनकी अपनी हुकूमत जो है 15 माह से आई हुई है, फिर भी वापस नहीं कर रहा। वो इस हद तक खौफ में मुब्तला है, वो अभी तक वापस नहीं आ रहा। ये एक माइंडसेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। खान साहब का माइंडसेट क्या है? खान साहब अगर आज जाना चाहें मुल्क से तो 50 मुल्क उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। मैं आपसे और इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं इस मुल्क में रहूंगा। आई विल नॉट टेक एनी प्रेशर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस कंट्री। यही मेरा मुल्क है। यही खुदा न ख्वास्ता मैं बीमार होता हूं तो इसी हॉस्पिटल में जाऊंगा। यही, मैंने बाहर नहीं जाना इलाज के लिए, मैंने बाहर नहीं जाना अपने मुल्क को छोड़ के। ये दो माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी में फर्क। तो इसको आप कंपेयर ना करें। दूसरी बात है आपका जो सेकंड पॉइंट है कि जी प्रेशर नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आईएमएफ क्यों गया खान साहब को मिलने? क्यों 9 महीने लगे उनको? क्यों उनको खान साहब की अप्रूवल की जरूरत थी? ये जो इंटरम अरेंजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया, इसकी अप्रूवल के लिए इसको क्यों उनको खान साहब की अप्रूवल की जरूरत थी? यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखा है वो 27 कॉवेनेंट्स जो हैं उसके ऊपर उसने कहा था कि आपको उनके ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जीएसपी प्लस जो है उसकी उसकी वो फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा मेरी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे और ममालिक ने, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, इलेक्शंस को बैरोमीटर बनाया हुआ है। इलेक्शन करने हैं, इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर आप देखिएगा कि ये प्रेशर जो है ना, ये तो स्पिल आउट इन दी ओपन, जो इस वक्त अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि एक दो डेलीगेशंस भी आए हैं यहाँ, खासकर हुकूमत वक्त के साथ ये टेकअप करने के लिए कि ये ऐसे इस तरह से नहीं चल सकता। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में आवाज़ें उठी हैं, अमेरिकन कांग्रेस में, अमेरिकन सेनेट में आवाज़ें उठी हैं, यूके पार्लियामेंट में आवाज़ें उठी हैं, ईयू की पार्लियामेंट में आवाज़ें उठी हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने बात की है। आईएमएफ की बात आपसे मैंने पहले कर दी है, ईयू की बात मैंने आपसे पहले कर दी है। तो ये कहना है कि जी प्रेशर नहीं है, नहीं, प्रेशर है, बिल्कुल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी वो स्टेप नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि ये अपनी लेट्स से कि जी टेक्निकली स्पीकिंग ये अपने मैंडेट पूरी कर रहे हैं। मैंडेट पूरा करने से जब अगर आगे जाएंगे और इलेक्शंस को डिरेल करने की कोशिश की जाएगी तो मेरी ये प्रोजेक्शन ये है कि हालात सरीहन बदल जाएंगे। उसके बाद उस वक्त आप देखेंगे कि प्रेशर कहां से है। सही है। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि अगर चलिए मान लेते हैं अगले 3-4 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट भी मौजूद हैं सारे के सारे, और लोग और वोटर भी मौजूद है, लोग आएंगे तरीके से आपको वोट डालेंगे। लेकिन अभी तो हालात ये लगते हैं कि अगर इलेक्शन हो भी गए, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा ले भी लिया, कैंडिडेट मिल भी गए और लोगों ने पीटीआई को वोट डाल भी दिया, तो जो नतीजा अगले दिन हमें अनाउंस होगा या नजर आएगा वो शायद मुख्तलिफ हो। जैसे हमने कराची में कि एक छोटी सी झलक देखी है। तो अगर रिजल्ट यानी वोट डलता कुछ और है, डब्बे में निकलता कुछ और है, तो क्या कर लेंगे? आप तो तहरीक चलाने की पोजीशन में भी इस वक्त नहीं दिखाई देते। ये तो वक्त बताएगा जी कि डिब्बे में डलता क्या है और डिब्बे से निकलता क्या है। मैं फील करता हूं कि जी जब 37 जब ये बाई इलेक्शंस हुए थे तो इन्होंने 10 से 15 हज़ार वोटिंग की जो इन्होंने रिगिंग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी, उसके बावजूद हम 30 बाई इलेक्शंस जीत गए थे। अब भी ये जितना मर्जी कर लें, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्शंस जो हैं इसमें अनप्रेसिडेंटेड जो है वोटर टर्नआउट होगा। 60 तक तो चला गया था,
मेरा ख्याल है कि ये 80s में जाएगा, 80% प्लस होगा जो कि वोटर टर्नआउट होगा। मैं जिससे बात करता हूं कहते हैं जी पहले तो मैंने वोट डाला था, अब मैं टब्बर लेके आके वोट डालूंगा। ये मेरी जाती एक्सपीरियंस है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग कितने ज्यादा इंप्रेशनड हैं इस सिलसिले में कि जी हमने खान साहब को वोट डालना है, हमने खान साहब को जिताना है। अगर ये सिचुएशन ना होती असद साहब तो ये शायद अर्ली इलेक्शन भी करवा चुके होते। ये इलेक्शन डिले करने की ना सोचते, ये इलेक्शन पहले करवाने की बात करते, क्योंकि अगर मैंडेट के साथ आएंगे तो इनकी लेजिटिमेसी में इजाफा हो गया। जो हम फील करते हैं कि जी हमारा जो नैरेटिव है वहां वो वीकन होगा। लेकिन ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है और अभी भी हीले बहानों से इलेक्शन को पोस्टपोन करने जा रहे हैं। इनको पता है कि ये रिगिंग के बावजूद पीटीआई को हराना इनके बस का रोग नहीं है। इतनी पॉपुलैरिटी रेटिंग के ऊपर बैठी हुई है पीटीआई इस वक्त। तो ये सब कुछ करेंगे, बिल्कुल सही है। आई टोटली कंसीड योर पॉइंट कि ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जीती हुई पार्टी को हराया जा सके। लेकिन मैं फील करता हूं कि जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है, जो इस वक्त जज्बा है अवाम में, उसकी मौजूदगी में ये काम करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। आखिर में ये बताइए रऊफ साहब कि अक्टूबर या नवंबर में पीटीआई को इलेक्शन नजर आ रहे हैं? होने चाहिए जी इलेक्शन। जो प्रेशर है इस वक्त उसके कॉन्टेक्स्ट में तो होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने पहले भी एक दो दफा अर्ज किया कि ये बिल्कुल ये सर्टन नहीं है कि ये पीटीआई को ओछे कंडे इस्तेमाल करने के बावजूद हरा सकेंगे। और ये आज जो खबर निकली हुई है कि जी इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये इकोनॉमी का जो एक फाउंडेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे और जुडिशरी से मदद लेके शायद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके टेन्योर में इजाफा करने की कोशिश करें। तो आई वुड से कि जी 50-50 है। अगर जो लेवल ऑफ प्रेशर है वो और बढ़ता है तो मेरा ख्याल है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि जी उसको डिले करें 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, और फॉर इवन ए लॉन्गर पीरियड इनके पास है। क्योंकि ये अब बैंक करके बैठे हुए हैं जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब, बाय द वे मुझे एट्रीब्यूट ना कीजिएगा, बिकॉज मैं फील करता हूँ कि जो भी चीफ जस्टिस बनता है वो केपेबल होता है, उसकी कैपेसिटी होती है और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बेहतरीन काम करने की कोशिश करता है। एंड आई एम श्योर कि काजी फायजीसा साहब भी जब आएंगे तो वो इसमें करेंगे। लेकिन इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने, क्रिमिनल गवर्नमेंट ने उनसे बहुत सी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं और मुझे यकीन कामिल है कि ये फ्रस्ट्रेट होंगे। जुडिशरी को जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में इस्तेमाल किया है, जो जस्टिस कयूम नाम की चीज़ें होती थी, या वो काकड़ जो ये क्या नाम, तारड़ साहब जो अपने ब्रीफ केस के साथ बलूचिस्तान असेंबली में जाके उन्होंने बगावत कराई थी जस्टिस सजाद साहब के खिलाफ में, ये चीज़ें जो है अब नहीं हो पाएंगी। ये वक्त गुजर गया है, हालात बदल गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं फील करता हूं कि इनका जो रास्ता है, जो ये शायद अभी तक समझ रहे हैं कि हम आसानी से ये काम कर लेंगे, इतना आसान नहीं है ये। और वक्त के गुजरने के साथ साथ ये और मुश्किल होता जा रहा है। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा मसाइल इनके लिए क्रिएट होंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपसे। मैं चाह रहा था कि पीटीआई की जरा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का मोराल हाई है, कुछ चीजें वो तय करके बैठे हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, वो जेल जाने को तरजीह देंगे और इलेक्शन आज हो या कल हो, आपको लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल है। तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से कि चेयरमैन पीटीआई का भी मोराल उसी तरह से हाई है जिस तरह से आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। तो पहले से ज्यादा हाई है, पहले से ज्यादा डिटर्मिनेशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू बहुत असद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।